हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? अच्छा, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली और इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जिससे रिलेटेड हमने PYQ डिस्कस कर लिए थे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब डिस्कस हो गए थे। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दो पार्ट बचे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और दूसरा कैपेसिटेंस। सो हम उसको आज के क्लास में कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जितना भी बोर्ड सिलेबस से रिलेटेड होगा सब इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और विल ट्राई टू डू ओनली दैट पोर्शन विच इज इम्पोर्टेंट, और जो आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है। सो हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो अब पोटेंशियल का मतलब स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है दैट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो हमारे पास सिंपल फर्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, तो देखो अब हमारे पास क्या है। पहले तो यहाँ पे वर्ड गिवन है डिफरेंस। सो डिफरेंस के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स नोन होने चाहिए, राइट। सो हमारे पास एक ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट और दूसरा पॉइंट हो गया मेरे पास ये बी पॉइंट। अब मैंने क्या किया, इस बी पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया क्यू नॉट, जिसको हमने क्या नाम दिया, टेस्ट चार्ज। बी पे कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट। क्यू नॉट हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज को मैं चाहती हूँ कि ये बी पॉइंट से किस पॉइंट पे आ जाए, ए पॉइंट पे आ जाए। तो ऑब्वियसली मुझे इस पे क्या अप्लाई करना होगा, फोर्स अप्लाई करना होगा। तो जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ये मेरे पास किसके इक्वल है, वर्क डन। इसका मतलब जब मैं बी से ए की तरफ आ रही हूँ एक चार्ज को लेके, उसके लिए मुझे कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। सो हमारे पास क्या डेफिनेशन हो गया, दैट इट इज डिफाइंड एज amount of work done in bringing a charge from one point to another, that is known as electric potential difference. So यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लेके आ रहे हैं बी से ए की तरफ, तो मैंने उसे लिख दिया फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज VA माइनस VB is equals to work done by the external agent in going from B to A divided by किसको लेके आए, चार्ज। राइट। सो अब हमारे पास यहाँ से हो गया, इसकी SI यूनिट देख लेते हैं। SI यूनिट क्या है हमारे पास, वर्क की SI यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की क्या है, कूलम, तो जूल पर कूलम। सो ये हमारे पास SI यूनिट होगी किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। दूसरा हमारे पास स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है हमारी वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, फिर चार्ज भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। दैट मीन्स कि जो हमारा वर्क पोटेंशियल है वो भी कैसी एक क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। सो दिस पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो दैट इज नोन एज सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात स्टूडेंट ध्यान रखनी है कि जब भी हम चार्ज को मूव कराते हैं, सो चार्ज को हम बी से ए बहुत स्लोली मूव कराते हैं। रीजन बीइंग
उसकी स्पीड चेंज नहीं हो। तो अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी क्या रहेगी, सेम। सो जब भी हम चार्ज को मूव करा रहे हैं तो वो चार्ज को हम मूव कराएंगे वेरी वेरी स्लोली, राइट। सो दैट इज सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होने जरूरी थे। अब हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। और वी कैन सिंपली से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास अब क्या होता है कि जो हमारा चार्ज होता है, एक चार्ज, वो हमारे पास कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता है। तो अगर इन्फिनिटी से उस चार्ज को मुझे एक पॉइंट पे लेके आना है तो उसके लिए मुझे कितना वर्क करना होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आप क्या ध्यान रखेंगे कि हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to one point, that is known as electric potential. So it is defined as amount of work done in bringing a charge from infinity to a particular point. Is known as electric potential. तो अब हमारे पास 2 पॉइंट थे, ये ए पॉइंट है। अब ये पॉइंट जो है दूसरा चार्ज यानी कि ये बहुत दूर रखा है, दिस पॉइंट इज नोन एज इन्फिनिटी पॉइंट। तो यहाँ से मैं चार्ज लेके आई बच्चे, तो मुझे कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना हुआ इससे यहाँ पे आने में। सो ये हमारे पास फाइनल पॉइंट हो गया, वी ए माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम इंफिनिटी टू ए divided by charge q naught. So this is known as now electric potential. अब स्टूडेंट्स हमारे पास पोटेंशियल इंफिनिटी पे हम क्या लेके चलते हैं, जीरो। सो पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। सो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। सो वी ए की वैल्यू हमारे पास होगी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन गोइंग फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, किसको लेके आए, चार्ज को लेके। आई होप ये सबको क्लियर होगा। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। अब हम देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं जिससे रिलेटेड 1 मार्क में क्वेश्चन बन जाता है, या फिर ये पॉइंट हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो हमारे पास क्या है, कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इसके। दैट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। देखो जो भी हम इसमें वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा। और ये वर्क डन हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या होगा, ऑपोजिट होगा। सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसीडर्ड एंड दिस वर्क डन is against electric force. तो ये वर्क डन अब इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या होगा, ऑपोजिट होगा। दूसरा, ये हमारे पास जो वर्क डन होता है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए हम बोलते हैं दैट एफ इलेक्ट्रिक इज अ कंजर्वेटिव। सो नाउ दिस वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। मींस अगर मुझे वर्क पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो मैं बी से ए पे चार्ज लेके आ रही हूँ, तो मैं उसको किसी भी रास्ते से ले आऊं, डजेंट मैटर। चाहे मैं बी से ए इस रास्ते से लेके आऊं, चाहे मैं ये पाथ फॉलो करूं, चाहे मैं डायरेक्ट ये पाथ फॉलो करूं, या फिर मैं ये पाथ फॉलो करूं, सो वर्क डन विल रिमेन सेम। सो दिस वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट बिकॉज
एफ इलेक्ट्रिक इज कंजर्वेटिव, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। तो अब हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो भी वर्क डन होगा, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो एक पाथ मैंने ये चूज कर लिया, एक पाथ ये चूज कर लिया, एक पाथ ये चूज कर लिया, 1 2 एंड 3। तो जो भी वर्क डन होगा वो तीनों के केस में क्या होगा, इक्वल होगा। और हम ये कह सकते हैं वर्क डन कंप्लीट साइकिल का मीन्स इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्निंग बैक फ्रॉम बी टू ए। सो ए बी का और फिर वापस ए का, कंप्लीट साइकिल के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। राइट। सो ये हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। और थर्ड पॉइंट की जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं क्यू नॉट को, और वो टेस्ट चार्ज की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, बहुत स्मॉल। द टेस्ट चार्ज वैल्यू इज वेरी स्मॉल एंड ऑलवेज पॉजिटिव। राइट। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। तो स्टूडेंट्स इसकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन बहुत सिंपल है, डेरिवेशन पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, बट यस इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो हम उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जिस पैटर्न पे सीबीएसई में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q at any point, और वी कैन से दैट एट एनी पॉइंट P, कोई P पॉइंट है, उससे रिलेटेड हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं और एक पॉइंट चार्ज है। सो हमारे पास पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, कि जो भी चार्ज है हमारे पास Q डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बोला कि ये P पॉइंट है, ये सेपरेशन है मेरे पास R, और मैं एक चार्ज है Q, उस चार्ज को लेके आ रही हूँ। राइट। सो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे दैट इज KQ/R। और यहाँ पे K स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल होता था, 1/4πε0 Q/R। अब Q की पोटेंशियल हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये जो Q है, इस Q की वैल्यू हम विद साइन पुट करेंगे। So Q should be put with sign, right? So अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पॉइंट P है, ये हमारे पास है Q1, ये Q2 और ये Q3, R1 R2 एंड R3। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं एट एनी पॉइंट P, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू K Q1/R1, KQ/R, फिर इसकी वजह से माइनस K चार्ज की वैल्यू Q3/R3 प्लस इसकी वजह से दैट इज KQ2/R2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। राइट। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। मतलब ये क्वेश्चन क्या था, ये कॉन्सेप्ट था कि मैं ये समझा रही थी कि हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कैसे करना है सिंपली। ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब मेरे पास दो चार्ज दे रखे हैं, एक चार्ज दे रखा है स्टूडेंट Q और दूसरा ये चार्ज दे रखा है -3Q, Q1 -3Q। अब इसको हमने एक डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, A डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। ठीक। क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 0, फाइंड द डिस्टेंस where
potential is zero on the line joining two charges. देखना है कि पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, कि दो चार्जेस के अलोंग जो लाइन ज्वाइन है उसके लिए हमें देखना है कि कहाँ पे कितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो हो रहा है। तो देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक माइनस CQ चार्ज है, सो लेट इट बी, हम एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर देते हैं और हम देखते हैं कि कितने डिस्टेंस पे हमारा पोटेंशियल जीरो हो रहा है। तो देखो अगर मैं इस P पॉइंट का इस Q से पोटेंशियल कैलकुलेट करूं, सो पोटेंशियल इज सिंपली इक्वल्स टू KQ बाय R। सो हमारे पास V1 की वैल्यू क्या होगी, K, चार्ज की वैल्यू क्या है Q, ये डिस्टेंस एज्यूम कर लो x, और ये कितना हो जाएगा फिर a माइनस एक्स, सो KQ बाय x, राइट। फिर दूसरा हमारे पास है V2 की वैल्यू क्या है, K माइनस 3Q ओवर a माइनस एक्स, सो हमारे पास V2 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 3KQ अपॉन a माइनस एक्स। अब हमारे पास V1 भी आ गया और हमारे पास दूसरा V2 भी आ गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नेट, क्योंकि हमें बताएगी ना, हम इसको नेट निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, अलजेब्रिकली ऐड, स्केलर क्वांटिटी है तो V1 प्लस V2। अब ये मेरे पास क्या है, जीरो, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। V1 की वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट्स, KQ बाय एक्स, V2 की वैल्यू माइनस 3KQ अपॉन a माइनस एक्स, तो ये माइनस वाली टर्म इधर आ जाएगी, सो 3KQ अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू KQ ओवर x। तो यहाँ से KQ से KQ कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स, सो 4x इज इक्वल्स टू a, x किसके इक्वल आ गया, a बाय 4। इसका मतलब अगर हम P पॉइंट को इस Q से a बाय 4 डिस्टेंस पे रख रहे हैं, इन दैट केस द नेट पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस विल बी जीरो। तो उस केस में नेट पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। आई होप स्टूडेंट्स से सबको क्लियर होगा। अब हमने केस देख लिया जिसमें हमारे पास दो चार्जेस थे, किसी डिस्टेंस से सेपरेट थे। अब एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में भी देखा था, जिसमें हमारे पास जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है एक कंप्लीट रिंग के। तो उस केस में अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सो हाउ कैन आई कैलकुलेट। तो देखो हमारे पास क्या है, दिस इज आल्सो फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास एक रिंग है, रिंग से मेरे पास डिस्टेंस कितना सेपरेट है, r। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास ये पॉइंट है, ये है मेरे पास x। अब ये हमारे पास एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया ले लेते हैं, मींस एक स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं, उस स्मॉल पोर्शन का चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, लेट इट बी dq। ये r है, ये मेरे पास x है, इसको कंबाइन करूंगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x। सो dq स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। सो पोटेंशियल निकालना है dv, सो dv पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, KQ बाय R ना। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, K, चार्ज कितना है नाउ, dq बाय R। सो ये हो जाएगा K dq बाय R। सो डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो ये हमारे पास dv आ गया। सो अब मुझे v कैलकुलेट करना है, सो v हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। तो पूरे मतलब ये dv आ गया, सो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि हमें पता है ये dv है। सो अगर मैं d से इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास v मिल जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन विल बी कैंसल्ड बाय d, राइट।
सो ये हमारे पास v क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv। सो ये इंटीग्रेशन ऑफ k dq ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया, v dq का इंटीग्रेशन होगा, तो इसका मतलब बाकी सारी टर्म कांस्टेंट है तो मैंने उसको बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, dq का। अब dq क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट का चार्ज है, इसका मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है ना, जिसपे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। इट मींस अगर मैं उस dq पूरे का इंटीग्रेशन करती हूँ, सो आई गेट q ओनली। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, k q ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसका मतलब हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू एक्सिस पे कितनी आ गई, k चार्ज q अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। नाउ लेट्स सपोज स्टूडेंट्स कि अब मैं ये बोलती हूँ कि हम इस पॉइंट को सेंटर पे ले आए। तो जब मैं इस पॉइंट को एकदम सेंटर में ले आऊंगी तो मेरे पास x क्या हो जाएगा, 0। सो आई कैन से दैट लेट पॉइंट P लाइज इनसाइड नाउ। सो अगर इनसाइड है तो x कितना हो जाएगा, 0। सो x को 0 करोगे, पोटेंशियल एक्सिस पे कितना आ जाएगा, k q बाय। तो हमारे पास आंसर आ गया, पोटेंशियल एक्सिस पे हमने कैलकुलेट कर लिया, सॉरी सेंटर पे, ये एक्सिस पे तो हमने पहले ही कर लिया था, ये हमारे पास किस पे आ गया, सेंटर पे। किसके इक्वल आ गया, के क्यू बाय आर। अब स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखनी है कि यहीं पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इनसाइड मतलब अगर एक मेरे पास रिंग है यूनिफॉर्मली जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और रिंग है, उसके बीच में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, 0। बट पोटेंशियल हमारे पास क्या है, के क्यू बाय आर। सो दैट्स द डिफरेंस, ठीक। सो वहीं पे अगर यहीं पे मैं लिख देती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे हमारे पास क्या होगी, 0। कि इनसाइड द रिंग, कि अगर हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है जिस या कंडक्टर है, कंडक्टर पे क्या है, चार्ज रिसाइड करता है सरफेस पे, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0। बट पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, राइट। सो हमारे पास ये टॉपिक भी कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नाउ वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हमें पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है डायपोल की वजह से। अब हमारे पास फर्स्ट है एक्सिस ऑफ डायपोल, मीन्स एक्सियल लाइन ऑफ अ डायपोल। डायपोल स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था द टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस दे फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सो अब हमने क्या किया, दो चार्जेस ले लिए, लेट्स सपोज एक ले लिया -q और दूसरा मैंने क्या ले लिया, +q। नाउ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स सपोज 2a। पहले भी ऐसे ही किया था, इतना डिस्टेंस a ले लिया, इतना डिस्टेंस a ले लिया, और लेट्स सपोज कि यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है P पॉइंट जो इस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस से सेपरेट है, x डिस्टेंस से सेपरेट। मुझे पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो पोटेंशियल मेरे पास V1 देखो कितना आ रहा है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर। सो के इस पॉइंट का माइनस क्यू की वजह से, तो मैंने इसको ले लिया माइनस के क्यू। अब माइनस क्यू से P तक का डिस्टेंस देख लो, तो ये कितना था स्टूडेंट्स, यहाँ A और ये x, तो इसका मतलब ये हो गया x प्लस a, ये आ गया V1। फिर दूसरा देख लेते हैं V2। सो V2 कितना आ जाएगा, K चार्ज कितना है Q अपॉन पूरे डिस्टेंस x में से क्या कर देंगे, माइनस, ये आ गया V1 और V2। फिर अगर मुझे नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सो नेट मेरे पास कितना हो जाएगा, V1 प्लस
V2। V1 की वैल्यू कितनी है? -KQ/X+A। V2 की वैल्यू कितनी है? KQ/X-A। सो अगर मुझे नेट कैलकुलेट करना है तो अब मैं क्या करूंगी, KQ को क्या ले लिया मैंने? कॉमन। KQ कॉमन लिया, सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? -1/X+A + 1/X-। बस अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट पोटेंशियल आ जाएगा। सो ये क्या हो गया? KQ X+A X-A। सो यहाँ पे हो जाएगा, माइनस तो बाहर है ही, X-A + X+A। सो V net is equals to KQ -X + A + X + A plus B, A minus B. So that will be equals to X² - A²। X से X कैंसिल हो गया स्टूडेंट। सो हमारे पास यहाँ पे लिख रही हूँ नेट पोटेंशियल कितना आ रहा है। सो ये हो गया, ये KQ, सॉरी ये X से X कैंसिल हुआ, A तो A ऐड हो जाएगा, A + A कितना हो गया? 2 अपॉन X² - A²। अब ये देखो Q × 2A हमारे पास डायपोल है, तो इसका मतलब ये नेट पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई? K हो गया 1/4πε0 P X² - L²। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई किसकी? नेट पोटेंशियल की। और इन जनरल केस हम स्टूडेंट क्या लेके चलते हैं? जनरल केस हमें लेके चलते हैं कि जो हमारा x है वो बहुत बहुत बड़ा है l से, तो हम इस l को क्या कर देंगे? निगलेक्ट। तो ये l हमने क्या कर दिया? निगलेक्ट, राइट। तो हमारे पास नेट पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया? P/4πε0 X² इन केस ऑफ अ डायपोल। अगेन यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो V है वो X² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ V और X का, सो दैट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है स्टूडेंट्स सबको? सो स्टूडेंट्स अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। एंड बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत मतलब स्पीड में इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सो अगर इतना भी कर लेते हो सो यू विल गेट अबव 90 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। सो अब दूसरा हमारे पास क्या है? ये तो हमने कर लिया एक्सिस ऑफ अ डायपोल। दूसरा केस है हमारे पास इक्वेटोरियल पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। अब ये इक्वेटोरियल के केस में हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेम वैसा ही है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। -Q + Q, नाउ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2A। ये हमारे पास एक पॉइंट है, मान लो P। ये डिस्टेंस एज्यूम कर लो स्टूडेंट X। तो ये हमारे पास हो जाएगा A और ये भी मेरे पास कितना होगा? A। तो ये XA, ये कितना हो जाएगा? √X² + A²। तो ये भी कितना हो जाएगा? √X² + A²। अब मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो पोटेंशियल निकालना है, मतलब V1 निकालना है। ये किसके इक्वल होगा? -KQ/R। तो P पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? X² + A²। सिमिलरली V2 निकाल लो। अब ये P पॉइंट का इससे कितना डिस्टेंस है? So that is KQ/√X² + तो ये हमारे पास आ गया V1 और हमारे पास क्या आ गया? V2। क्या निकालना है? नेट पोटेंशियल निकालना है। तो ये किसके इक्वल है? V1 + V2। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी -KQ/√X² + A², KQ/√X² + A²। तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो नेट पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 0।
तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई ड्यू टू अ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसकी पूरी डेफिनेशन लिख लेना, दैट इट इज द पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। Now what is the relationship between electric field E and potential? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? जो हमारे पास E है दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस dV/dr। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दैट E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते होते हैं कि हम इस क्वेश्चन को, अब हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो देखते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास इसके दो केस हैं जिसमें हमारे पास पहला केस है हमारे पास जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म। कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है उस केस में हमारे पास कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसे करेंगे। तो देखते हैं पहले यूनिफॉर्म का केस। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक प्लेट A है और एक ये प्लेट है B। इसके बीच में जो हमारे पास E की वैल्यू दे रखी है, E मेरे पास कितना है, 10 वोल्ट पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है E, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो मेरे पास कितना है, 20। ठीक, E की वैल्यू दे रखी है और दोनों प्लेट का सेपरेशन कितना दे रखा है, 20 वोल्ट। और हमें क्या दे रखा है, ए पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है 20 वोल्ट। हमें क्या करना है, बी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो देखो बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ एक इसी क्वेश्चन को समझ के इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब मुझे पोटेंशियल निकालना है बी पॉइंट पे। तो देखो पोटेंशियल जब मैं बी पॉइंट पे कैलकुलेट करूंगी तो उसके लिए पहले तो हमारे पास फॉर्मूला ये है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो dV को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस E.dr लिख सकती हूँ। तो dV हो गया, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, जो डेल्टा V है वो मेरे पास किसके इक्वल है, E.delta r। ठीक, अब E की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10। डेल्टा आर, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, 2। एंगल ऑब्वियसली कितना होगा, 0। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 20 वोल्ट। कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 20 वोल्ट। अब ए का पोटेंशियल हमें 20 पता है तो हमें बी का कैलकुलेट करना है, राइट। सो उसके लिए अब देखो हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं लिख सकती हूँ VB माइनस VA, and that must be equals to minus E.delta r। So minus E कितना है, 10, डेल्टा R कितना है, 2। अगेन एंगल कितना है, 0। So VB और माइनस VA कितना है, 20। So VB minus 20 is equals to minus 20। So VB कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है बी प्लेट पे वो क्या हो जाएगा, 0, राइट। अब अगर मान लो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से अप्रोच करना हो तो इस स्टेप को करने की जरूरत ही नहीं है। डेल्टा वी निकाल लो, 20 वोल्ट आ गया। अब हमें पता है कि पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। तो पोटेंशियल इधर जाते हुए क्या होगा, डिक्रीज। अगर इधर 20 है और डिफरेंस अगर 20 है तो यहाँ 0 होगा, तभी तो डिफरेंस 0 आएगा, राइट। तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और स्टेप्स भी मैंने तुम्हें बता दिए।
अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको ट्राई कर लो। मान लो स्क्वायर दे दिया तो उनके किसी 2 पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो अप्रोच यही रहेगी। कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल, डेल्टा V इज इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा R, राइट। जो हमारे पास केस है व्हेन योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तब क्या करेंगे? केस 2, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म है, सो नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब जो हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं अब उसके लिए हमें अब यूज करना होगा हमारा डिफरेंशिएशन मेथड। देखते हैं कैसे। देखो, dv हमारे पास क्या होगा? माइनस ई डॉट डी आर। तो यहां से डेल्टा v क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो जाएगा dv का फ्रॉम r1 टू r2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन r1 से r2 e डॉट, राइट। सो हमारे पास e है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको मैं लिख सकती हूँ इस टर्म में EXI प्लस EYJ प्लस EZ के। देखो बोर्ड्स में जो ज्यादा चांसेस रहते हैं वो केस 1 से रहेंगे आने में, बट केस 2 का भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज कभी क्वेश्चन आ गया, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चांसेस है बोर्ड्स में आने के वो हमारे पास केस 1 से है। बट क्योंकि हमारा सिलेबस का पार्ट है सो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, सो यू विल गेट कॉन्फिडेंस। सो ये हमारे पास हो गया E की वैल्यू, और मान लो R मेरे पास क्या है? XI प्लस YJ प्लस Z। तो अगर R ये है तो मैं यहाँ से इसको DR की फॉर्म में लिख सकती हूँ, विच विल बी इक्वल्स टू DXI प्लस DYJ प्लस DZ। तो अब अगर मेरे पास dv की वैल्यू होगी, dv हमारे पास क्या है? माइनस ई डॉट डी आर। तो E मेरे पास ये है, दैट इज EXI प्लस EYJ प्लस EZ डॉट dr की वैल्यू ये है, दैट इज DXI प्लस DYJ प्लस DZ। तो अब I को I से मल्टीप्लाई कर दो, J को J से, K को K से, तो ये हो जाएगा माइनस EX dx माइनस EY dy माइनस EZ dz। बस अब हमें क्या करना होगा? जिसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करना है, हमें उस मतलब जो वैल्यू हमें निकालनी है उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। सो मैं सिंपल ये बोल सकती हूँ कि अगर मुझे EX निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? माइनस dv बाय dx। EY निकालना है तो माइनस dv बाय dy। EZ निकालना है तो माइनस dv बाय dz। मेन चीज ये है, इसको ध्यान रखो और कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। EX, EY एंड EZ। एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे अप्रोच करेंगे। देखो, जैसे मान लो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, V that is given to you 2x minus y plus z। क्या निकालना है? Find electric field intensity at 101 and also magnitude of V। So अब EX निकालो, EX निकालोगे तो माइनस dV बाय dx, मतलब सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करना है। तो इस वाली टर्म में x का डिफरेंशिएशन कर लो, तो y तो कांस्टेंट रेट होगा। हम डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स उस केस में y और z विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो इसका 0, इसका 0, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2, तो ये कितना हो गया? माइनस 2। EY, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस dv बाय dy। तो इसमें हम डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं? y का। तो हम क्या करेंगे? x और z को कैसे ट्रीट कर देंगे? एज अ कांस्टेंट। तो x और z को हमने कांस्टेंट ट्रीट किया। सो
ये तो हो गया 0, इसका भी 0, इसका भी 0, y का डिफ्रेंसिएशन माइनस वाई का -1 और ये भी माइनस है तो कितना हो जाएगा +1। सिमिलरली स्टूडेंट ई जेड देखो, ई जेड क्या है -dv/dz, तो उसमें x और y क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या बच गया z, z का डिफरेंशिएशन 1, ये माइनस तो कितना हो गया माइनस। इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे लिख सकते हो, EXI प्लस EYJ प्लस EZ, तो EX कितना है -2I प्लस J माइनस, फिर हम इसका मोड निकाल लेते हैं, मोड निकालेंगे तो क्या होगा I कैप्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया √6। तो ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जितने भी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, सो यू कैन ट्राई दैट। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो देखते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है। देखो इक्वी मतलब होता है सेम, है ना। सो इसका मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो सेम, दैट इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। राइट डाउन द डेफिनेशन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन सा सरफेस हो गया, सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो सेम। सो आई कैन से दैट सिंपली सरफेस on which potential is equal or same everywhere, that is known as equipotential surface। अब हम देखते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखेगा। तो हमारे पास मान लो ये एक क्यू चार्ज है, ठीक, ये क्यू चार्ज है, इसकी वजह से मैंने एक सरफेस बनाया, ये लेट इट बी, ये पॉइंट मान लो 1, ये पॉइंट मान लो 2, ये पॉइंट मान लो 3, ये पॉइंट मान लो 4, ये r डिस्टेंस से सेपरेट है, r डिस्टेंस से, ये भी r डिस्टेंस से सेपरेट है। अब जितना पोटेंशियल 1 पे होगा उतना ही पोटेंशियल 2 पे होगा, उतना ही 3 पे, उतना ही 4 पे, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, KQ/R। तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब सिमिलरली ऐसे हम लाइन चार्ज के अलोंग भी बना सकते हैं। तो इक्वी पोटेंशियल का मतलब समझो कि इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या है, कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी सेम। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। So the very first property is, देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है मतलब पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम होगी, है ना। तो अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि मेरे पास एक सरफेस है जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मतलब उसके पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूँ उसके किसी भी दो पॉइंट के लिए, वो क्या होगा 0। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई दैट पोटेंशियल डिफरेंस between any 2 point on equipotential surface is 0। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट है और ये मेरे पास एक दूसरा पॉइंट है, ठीक। तो अब इक्विपोटेंशियल है मतलब ए का पोटेंशियल बी और बी का पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल मेरे पास क्या है सेम। तो अगर मैं वी ए माइनस वी बी करूं तो वो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट 0। नेक्स्ट है हमारे पास नो वर्क इज डन
by electric force in moving a charge on equipotential surface। कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हमें चार्ज को मूव कराना है उसके लिए कोई वर्क डन नहीं लगेगा, मतलब वर्क डन हमारे पास क्या होगा, जीरो। तो सिंपल सी बात है ना। अभी मैंने एक रिलेशन बताया कि एक तो जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो हमेशा ऑपोजिट होता है एक्सटर्नल के। तो इसका मतलब मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, राइट। अब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वीबी माइनस वीए, work done by external agent in moving from B to A to the charge Q। So अब मेरे पास ये वैल्यू क्या है, जीरो। अगर ये वैल्यू जीरो है इसका मतलब ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क जीरो है इसका मतलब बट ऑब्वियस ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स भी मेरे पास क्या होगा, जीरो। तो मैं सिंपल यहां से ये बोल सकती हूँ that work done by electric force is zero। Electric force is, ये भी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो। फोर्थ प्रॉपर्टी है जो हमारे पास इसकी डायरेक्शन होगी, दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन it is always perpendicular to equipotential surface। कि हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। फिर हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि अगर वो इंटरसेक्ट कर गए तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे विच इज नॉट पॉसिबल। सो हम सिंपली ये बोल सकते हैं दैट नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फिर एक ही पॉइंट पे दो या दो से डायरेक्शन ज्यादा हो जाएंगे विच इज नॉट पॉसिबल, है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हो, इक्विपोटेंशियल की हो, या आगे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज करेंगे। सो प्रॉपर्टीज पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये हमेशा हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइन होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है। सो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं सो इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो अगर मैं ये बात करूं कि हमारे पास एक क्यू चार्ज है जो किसी डिस्टेंस से सेपरेट है आर डिस्टेंस से, तो हमें ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पोटेंशियल की वैल्यू होगी के क्यू बाय आर। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल तो डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ एक सिंगल चार्ज की वजह से, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल चार्ज। So I can say that simply, इसको मैं वर्डिंग्स में लिख देती हूँ, that potential energy is not defined for single charge. It is defined for a system of charge. किसके लिए डिफाइन है, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइन है।
तो देखते हैं इससे रिलेटेड हमें इसके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, डिनोट करते हैं यू से। सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइन है, सो के Q1 Q2 बाय है क्या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे करोगे? पोटेंशियल एनर्जी हम ये कह सकते हैं कि हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है एक चार्ज को इंफिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आने में, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing each charge from infinity to a particular point. उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला पे सिंपल अप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। मान लो ये हमारे पास Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है। कितने डिस्टेंस से सेपरेट है? ए डिस्टेंस से सेपरेट है। मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है सिस्टम के लिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक तो इसकी वजह से होगी U1, फिर एक इसकी वजह से होगी U2, फिर एक इसकी वजह से होगी U3। तो सिस्टम के लिए जब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगी तो हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। तो हमेशा दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन देखना है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाय A, U2 हो जाएगा K Q1 Q3 बाय A, सिमिलरली U3 हो जाएगा K Q2 Q3 बाय A। तो ये हमारे पास हो जाएगी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी तो हमने उसको डायरेक्टली ऐड कर दिया। अब देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आता है इसमें। देखो, हमारे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे मेरे पास एक चार्ज रख दिया है Q, इधर भी एक चार्ज रख दिया Q, इधर भी एक चार्ज रख दिया Q। कितने डिस्टेंस से सेपरेट है? 2a 2a एंड 2a। अब मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे चेंज करी कि अब उसमें जो चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन हुआ बचे वो हो गया मेरे पास E। ठीक, अब हमारे पास क्या है? कैलकुलेट क्या करना है? व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स to change its configuration from, ये हमारे पास सिस्टम A, ये सिस्टम B, फ्रॉम A टू B। देखो बहुत सिंपल है, A की वजह से हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी इनिशियल, लेट इट बी UA। ठीक, B की वजह से दूसरी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो UB। ठीक, तो पहले तो इतना काम कर लेते हैं। देखो UA कैलकुलेट किया तो हमारे पास हो जाएगा K Q बाय 2A प्लस K Q बाय 2A प्लस K Q बाय 2A। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 3K Q बाय 2। ये मेरे पास आ गया U। सिमिलरली मैं UB निकाल लेती हूँ, तो UB भी हमारे पास सिंपल हो जाएगा, तीनों चार्जेस इक्वल हैं, तो 3K Q बाय A। ये आ गया। फॉर्मूला हमें पता है कि हमें पता है कि अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा इक्वल है अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इसका मतलब UB माइनस UA हमारे पास हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यही तो डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू वन पॉइंट, उसी को तो पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं।
मतलब ये जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी की है दैट इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। बस अब यूबी की वैल्यू पुट करो 3k क्यू बाय ए, यूए की 3k बाय 2 है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा 3k² बाय 2a इज द आंसर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो ये हमारे पास कंप्लीट है हमारा सिंपली आई कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास कैपेसिटेंस। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास कैपेसिटर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास कि कैपेसिटर का एक्चुअल में मतलब क्या है। देखो हमारे घर में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जिनको बहुत ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होता है। अब हम क्या करते हैं, हमने स्विच ऑन किया, जैसे फैन है, मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर्स है, हमारी मशीन्स के अंदर मोटर है, तो हम क्या करते हैं जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो उसे एकदम से वो मूव करने लगता है। तो वो एकदम से मूव क्यों करने लग रहा है, उसके अंदर हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम है हमारे पास कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर का मतलब बच्चे हमारे पास क्या है, कैपेसिटर का मतलब है ये हमारे पास सबसे पहले तो एक कंडक्टर होता है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर की हेल्प से हमें क्या मिल रही है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। इट स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई एट वन सडनली। इसमें पहले तो अपने पास कैपेसिटर है, एक कंडक्टर है, बहुत छोटा सा कंडक्टर है, उसने अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख दिया। अब जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो वो एकदम से क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। सो कैपेसिटर हमारे पास क्या करता है, स्टोर करके रखता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और उसके बाद एकदम से उसकी सप्लाई देता है हमें। और ये हमारे पास सिंपली क्या है, हम कह सकते हैं कि एक कंडक्टर है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है। सो इट इज अ कंडक्टर which stores इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, अब हमारे पास ये तो हो गया कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या हुआ कि एबिलिटी और कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। कि कैपेसिटेंस मतलब एक प्रॉपर्टी होगी कि उस कैपेसिटर के पास कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की, उसे सिंपली क्या नाम देते हैं, कैपेसिटेंस। सो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, that it is the ability or capacity to hold इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट C इज इक्वल टू, डिनोट करते हैं C से, किसके इक्वल है, चार्ज बाय V। V हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर कैपेसिटर क्या है, वो चार्ज को स्टोर के रख रहा है, तो Q अपॉन उसका पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि अगर मेरे पास V की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, सो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा एक गुड कैपेसिटर के लिए कंडीशन क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो कैपेसिटर की वैल्यू हो, उसके स्टोर करने की वैल्यू हो, वो क्या हो, बहुत ज्यादा। तो उसके लिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम। V की वैल्यू कम होगी, उसमें ऑल्दो चार्ज ज्यादा ही स्टोर होना चाहिए, तभी हमारे पास C की वैल्यू बढ़ेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम और चार्ज जो उसमें स्टोर होगा वो ज्यादा होना चाहिए और कैपेसिटेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑल्दो हमारे पास ये जो Q है, ये जो C है, ये इंडिपेंडेंट है इस Q और V के, है। सो बेसिकली हमारे पास जो Q है हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल है V के,
सो Q किसके इक्वल आ गया, C कांस्टेंट, तो C यहाँ से कितना आ गया, Q बाय V, राइट। सो अब हमारे पास ये जो C है ये इस फॉर्मूले का कांस्टेंट है, फॉर्मूले का कांस्टेंट है, इसका मतलब ये इन दोनों वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आ गया दैट C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, राइट। दूसरा पॉइंट है कि जो हमारे पास C है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंडक्टर की डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे करेगा, बट अभी क्या ध्यान रखना है कि जो C है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, और दूसरा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। So on what factors I can say that C depends? So C हमारे पास डिपेंड करेगा एक तो कंडक्टर की डायमेंशन पे और दूसरा उसके मीडियम पे, राइट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो मैं ये बोलती हूँ फॉर एग्जांपल कि जो कैपेसिटेंस है वो 2 फैरेड है। अब कैपेसिटेंस का 2 फैरेड होने का मतलब हमारे पास क्या हुआ कि C किसके इक्वल हो गया, 2C बाय V, राइट। तो 2C बाय V इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि अगर कैपेसिटेंस को 2 कूलम का चार्ज दिया जाए और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाए तो उस केस में कैपेसिटेंस 2 फैरेड होगा। इसकी एसआई यूनिट क्या है, फैरेड। सो एसआई यूनिट इज फैरेड, राइट। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि कैपेसिटर हमारे पास 5 फैरेड है तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 5 कूलम बाय वोल्ट। इसका मतलब कि अगर कैपेसिटेंस को 5 कूलम का चार्ज दिया जाए और वो 5 कूलम के चार्ज से उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है वो 1 वोल्ट से हो रहा है, उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर है वो हमारे पास कितना है, 5 फैरेड है। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास पैरेलल प्लेट। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में उसका डेरिवेशन किस तरीके से है। So next is this is parallel plate capacitor। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि कुछ पैरेलल है, यानी कि प्लेट्स हमारे पास कैसी हैं, पैरेलल। तो हमारे पास यहां से एक प्लेट हो गई, दो प्लेट्स हैं जो हमारे पास क्या है, सेम साइज की होंगी, और हमारे पास इनको कैसे रख लिया, पैरेलल रख लिया। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इसका एरिया हमारे पास A1 है, इसका एरिया मेरे पास क्या है, A2। अब इसमें जो हमारे पास चार्ज है वो क्या है, प्लस, और A1 में हमारे पास क्या है, माइनस। प्लस पे इस प्लेट पे हमारे पास चार्ज हो गया प्लस Q, इस पे क्या हो गया, माइनस। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो हमारे पास क्या है, बहुत स्मॉल। सो इन दोनों प्लेट्स का सेपरेशन क्या है, बहुत स्मॉल। डी की वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल। अब हमें ये पता है कि इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमारे पास इस पॉजिटिव की वजह से क्या सी होंगी, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, इसके अंदर हमारे पास क्या है, फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पॉजिटिव की वजह से दूर जाएंगे तो यहाँ से एक डायरेक्शन होगी पॉजिटिव की वजह से E1। फिर दूसरा है मेरे पास ये माइनस, राइट। अब ये माइनस की वजह से हमारे पास क्या होगा, E2, राइट। तो ये माइनस है, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, अंदर की तरफ होंगी, उसको अप्रोच करेंगी। प्लस से दूर जाती थी, माइनस से पास आती थी, तो ये माइनस हो गया तो E2 हो गया इस साइड, राइट। अब हमें क्या करना है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें उसका कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक। दोनों एरियाज हमारे पास इक्वल ही हैं। पहले तो यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की,
फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो D है सेपरेशन वो बहुत बहुत कम होना चाहिए किससे, एरिया से. सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट शुड बी वेरी वेरी लेस देन द एरिया. सेकेंड पॉइंट है हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑब्वियसली हमें इंक्रीज चाहिए, तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज. थर्ड हमारे पास क्या है कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स का एरिया मेरे पास क्या होगा, इक्वल, कि A1 एरिया मेरे पास किसके इक्वल होगा, E2 के. है. अब यहां से हमारे पास कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, Q बाय V. कैपेसिटेंस की वैल्यू किसके इक्वल है, Q बाय V. अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. बच्चे याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्लेट की वजह से, लाइन चार्ज था, प्लेट था, जहां पे गॉस लॉ की एप्लीकेशंस आएंगी. सो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मेरे पास दो प्लेट्स हैं उसके बीच में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, सो फॉर्मूला है मेरे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा ये किसके इक्वल होता है, चार्ज बाय एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट. तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई E1. फिर दूसरा हम निकालेंगे E2. सो E2 हमारे पास क्या है, अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. राइट, E1 आ गया, E2 आ गया. अब क्या निकाल लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो वो किसके इक्वल होएगा, ये E1 प्लस E2. E1 कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. E2 भी कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. बच्चे याद ये रखो कि अगर एक सिंगल प्लेट है उसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. अगर दो प्लेट्स हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो हमारे पास दो प्लेट्स थी, हमने दोनों पॉइंट्स के लिए इंडिविजुअल निकाल लिया ई नेट. तो यहां से मेरे पास ई नेट की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ई नेट कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू बाय ए. तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट. ये हमारे पास क्या आ गया, ई नेट. अब ई नेट आ गया, हमारा काम क्या है, सी निकालना, कैपेसिटेंस निकालना. तो उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो वो रिलेशन हमारे पास क्या है, dV इज इक्वल्स टू E डॉट dr. तो मैं ये बोल सकती हूँ dV मतलब मैं डेल्टा V को कैसे लिख सकती हूँ, E मल्टीप्लाई बाय D. राइट, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उन दोनों के बीच का सेपरेशन D, तो मैं इसको लिख सकती हूँ E मल्टीप्लाई D. तो बस अब वैल्यूज को पुट करेंगे. E की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D. तो यहां से C क्या है, Q बाय V. तो Q बाय V की वैल्यू क्या है, QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट. ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय. तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट A बाय D. तो यहां से हमें ये समझ आ गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस केस में अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालना है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A बाय D. एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट. A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, और D मेरे पास क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्टूडेंट बोर्ड्स के लिए, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. राइट, तो यहाँ से देखो, अगर D की वैल्यू बहुत कम होगी, सेपरेशन अगर बहुत कम होगा, तभी हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज. फिर दूसरा मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था बच्चे, that C depend on the dimension and property of a medium. यानी कि वो देखो डायमेंशन पे तो डिपेंड कर ही रहा है, एरिया पे है ना, डिस्टेंस पे, डायमेंशन पे तो डिपेंड कर ही रहा है. दूसरा एप्सिलॉन नॉट. सो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कब चेंज होता है, जो हमारा मीडियम चेंज होता है. तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो मीडियम पे भी डिपेंड करेगा. आई होप ये सबको क्लियर होगा डेरिवेशन अच्छे से स्टूडेंट्स. बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड्स के लिए. जैसे अब देखो, सिंपल से अगर मैं बात लूं कि अगर मैंने एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर मेरे पास ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं जो जिसकी शेप हमारे पास सर्कुलर दे दी.
इसमें हमारे पास इसका रेडियस भी आर, इसका रेडियस भी मेरे पास आर, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना दे दिया एक्स। मुझे क्या निकालना है, कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालना है तो सी मेरे पास कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए मीन्स एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या है, तो सी की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाय एक्स। सो ये हमारे पास इसी टाइप से कोई भी शेप आ जाए, सिर्फ उसका एरिया देखो और दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन देखोगे, यू विल गेट द आंसर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। अब हम एनर्जी स्टोर निकालते हैं कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है। तो देखो उसके लिए हम करेंगे क्या, देखो एनर्जी निकालने के लिए मुझे वर्क डन चाहिए होगा सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम हर बार ये करते हैं दैट दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या ऐसे करते थे वर्क डन कैलकुलेट कर लेते थे कि वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सेम मेथड से यहाँ पे करेंगे, हमें एनर्जी स्टोर निकालनी है। तो देखो हमारे पास क्या है, एक ये कैपेसिटर है और दूसरा ये कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर्स हैं मेरे पास, एक पे चार्ज है प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज है मेरे पास माइनस क्यू। ठीक, अब हमने क्या किया, सबसे पहले देखो कि अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, सो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं डेल्टा वी, वो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज, लेट्स सपोज वेरी स्मॉल चार्ज लेके आ रहे हैं तो डी क्यू, यहाँ पे भी हम क्या ले लेते हैं डी। सो यहाँ से हमारे पास वर्क डन एक्सटर्नल किसके इक्वल आ गया, डी क्यू, यहाँ पे भी डी वी लिख दो, डी क्यू इंटू डी वी। अब हमारे पास v, v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास q बाय सी है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डी क्यू इंटू क्यू बाय सी। राइट, अब मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है, तो मुझे वर्क डन चाहिए, ये मैंने एक स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर लिया इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। राइट, सो अब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ वर्क डन, तो बट ऑब्वियस अगर ये डी वर्ड आ रहा है मुझे उसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मुझे कैलकुलेट करना है, डी डब्ल्यू, चार्ज लेके आ रहे हैं 0 से q तक, q बाय सी डी क्यू। सो यहाँ से देखो 1 बाय सी कॉमन ले लो, q डी क्यू है, q डी क्यू है तो q की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाय 2, 0 टू q। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा q स्क्वायर बाय 2। सो हमारे पास आ गया वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट किसके इक्वल है, q स्क्वायर बाय 2। सो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वर्क डन हमारे पास स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया दैट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो आई कैन से दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट is stored in the form of potential energy, right? So यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन सिंपली आ गया q स्क्वायर बाय 2c। अब बस वैल्यूज को पुट कर दो, देखो c हमें पता है किसके इक्वल है, q बाय v, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 2 q बाय v, ये q से q कैंसिल, तो कितना आ गया 1 बाय 2 q, एक फॉर्मूला ये आ गया। ठीक, अब q की जगह मैं cv पुट कर सकती हूँ, सो मैंने यहाँ q की जगह cv पुट कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, हाफ सी वी। सो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 1 बाय 2
CV square. And this is the very important topic, very important relation to calculate the energy stored in a capacitor. देखो हमने अभी यही समझा कि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर रहा है. आप कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है? दैट इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर. राइट, सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी. नेक्स्ट है हमारे पास, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसी से रिलेटेड. देखो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास पैरेलल प्लेट दे रखी है. ये हमारे पास एक प्लेट है और ये है मेरे पास दूसरी प्लेट. ये मेरे पास पैरेलल प्लेट है. इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है मेरे पास माइनस क्यू. ए क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट. दिस इज, इस पे है प्लस, ये क्या है? माइनस. एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी. सेपरेशन क्या है? डी. अब क्या किया पहले केस में, मतलब जो मैंने फर्स्ट डायग्राम बनाया स्टूडेंट, इसमें प्लेट 1 को मैंने क्या रखा? फिक्स रखा. प्लेट 1 मेरे पास फिक्स है. जो प्लेट 2 है उसको मैं मूव करा रही हूँ. अब मैंने प्लेट 2 को मूव कराया, ये डी डिस्टेंस से वो कितना हो गया? 2d डिस्टेंस हो गया. तो ये हो गया मेरे पास प्लस क्यू और ये मेरे पास कितना डिस्टेंस हो गया? 2d. मतलब जो दूसरी प्लेट है जिसपे माइनस क्यू चार्ज है उसको मैंने कितने डिस्टेंस से मूव कराया? 2d डिस्टेंस. अगेन इस प्लेट को मैंने कोई चेंज नहीं किया. दिस प्लेट इज फिक्स्ड ओनली. राइट. What you have to calculate is the find the work done by the external force. So what you need to find the work done by external force. अब देखो वर्क डन कैलकुलेट करना है. हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कर लिया, तो हमें ये देखना होगा ना कि यहाँ से एक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगी इस सिस्टम से UI. इस सिस्टम से हमारे पास क्या आएगी? U. तो यानी कि ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. मतलब अगर मैं एनर्जी कैलकुलेट कर लूं तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा. अप्रोच समझ आ रही है? सो अब ये वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल है? चेंज इन एनर्जी. सो दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू. और डेल्टा यू किसके इक्वल है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. अब ये यू फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू स्क्वायर बाय 2CF माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2CI. अब बस हो गया. क्यू स्क्वायर बाय 2 फाइनल कैपेसिटेंस. फाइनल कैपेसिटेंस मतलब ये वाली कंडीशन. तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ प्लेट तो सेम रहेगा, बस हमने सेपरेशन को चेंज कर दिया. राइट. सो ये क्या हो गया? क्यू स्क्वायर बाय 2, यहां से हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2 माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2 और यहां से क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट ए बाय. तो अब हमारे पास क्या हो गया? क्यू स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहां से क्या कॉमन ले लिया? 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी कॉमन ले लिया, ऊपर बचा 1/1/2 सिंपली -1. तो हो जाएगा 2 -1. तो हो गया क्यू स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी 2 -1 1. सो हमारे पास आंसर क्या आ गया? क्यू स्क्वायर डी ऊपर चला जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए. सो हमारे पास यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके इक्वल आ गया? क्यू स्क्वायर डी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ए. सो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो कि हमने कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है. दैट्स इट. राइट. अब ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट है. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है विच इज नोन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अगर अच्छे से समझ लोगे तो इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर टॉपिक आएगा, यू विल गेट इट वेरी इजीली. तो देखो हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. अब हमारे
हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है ये 2 टाइप्स का है। फर्स्ट है मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड है मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है। One end is connected to another and another end is connected to further. That means now they are connected in series. So series combination का पैटर्न देखो इस टाइप से दिखेगा। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है ऐसा, देखो ये एक कैपेसिटर, ठीक, फिर यहाँ पे उसका दूसरा कैपेसिटर, फिर ऐसे तीसरा कैपेसिटर। तो देखो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देती हूँ, एक, दो, तीन, ये कैपेसिटर्स हैं। इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका कैपेसिटेंस C3। 3 कैपेसिटर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया तो देखो अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास V है, ठीक। ये जो चार्ज है इस पे आएगा प्लस Q, फिर इस पे होएगा माइनस Q। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इसमें चार्ज हो जाएगा प्लस Q, इसमें माइनस Q, इसमें प्लस Q और इसमें माइनस। अब पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे पहले तो लिख देती हूँ क्या क्या सेम होगा। वी आर डूइंग सीरीज कॉम्बिनेशन। सो हमारे पास चार्ज सब में देखो क्या है, सेम, प्लस Q Q Q Q, चार्ज में कोई डिवीजन नहीं हुआ। सो चार्ज हमारे पास क्या है, सेम। डिफरेंट हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है, डिफरेंट। अब इसका डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर मुझे ये V की बात करूं, ये V मेरे पास क्या है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल। सो वो मेरे पास क्या होगा, Q अपॉन चार्ज इक्विवेलेंट, राइट। अब ये जो V है, दिस V इज इक्वल्स टू दिस V1 प्लस V2 प्लस V3, इसके इक्वल होगा। अब ये V की वैल्यू क्या है, Q बाय C इक्विवेलेंट। V1 की जगह क्या आ जाएगा, Q बाय C1। V2 की जगह क्या आ जाएगा, Q बाय C2। V3 की जगह क्या आ जाएगा, Q बाय C3। बस यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि 1 बाय C इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। इसका मतलब जितने भी कैपेसिटर्स हमारे पास कनेक्ट हैं सबको रेसिप्रोकल में 1 बाय की फॉर्म में कर दो तो यू विल गेट योर आंसर। अब देखो दो कैपेसिटर्स कभी भी आ जाए, लेट्स सपोज कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं। सो दो कैपेसिटर्स हैं, उस केस में 1 बाय C इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, राइट। तो यहां से आ जाएगा 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 C2 एलसीएम ले लिया और यहाँ पे क्या आ गया, C2 प्लस C। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ गई C इक्विवेलेंट की, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये मेरे पास आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर। तो जब भी दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर में उसको ऐड कर देना, यू विल गेट द आंसर। अब देखना अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि मान लो कि दो कैपेसिटर्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा, C इंटू सी अपॉन C प्लस सी। सो C² बाय 2C, तो किसके इक्वल हो गया, C बाय 2। इसका मतलब मेरे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई, C बाय 2, राइट। तो ये हो गया मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर दूसरा है मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलली कनेक्ट है। पैरेलली कनेक्ट है इसका मतलब ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों हमारे पास कैसे कनेक्ट है, पैरेलल। तो जब मैंने इसे पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया,
ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो इसका कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। नेक्स्ट C1, C2 एंड C3 पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या है भी। सो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या है भी। कैपेसिटेंस क्या है C1, C2, C3। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में बिल्कुल सीरीज के ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट इन द सेंस अब पोटेंशियल डिफरेंस V हमारे पास क्या होगा सेम, V की वैल्यू क्या होगी सेम। फिर दूसरा चार्ज सब में क्या होगा डिफरेंट। देखते हैं आप कैसे। चार्ज क्या है डिफरेंट। तो देखो C1, C2, C3 यहां से जो Q1 की वैल्यू आ गई, Q1 क्या होगा C इंटू V, तो ये हो जाएगा C1 V। Q2 क्या आ जाएगा C2 V और Q3 मेरे पास कितना आ जाएगा C3 V। क्योंकि बच्चे मेरे पास C1, C2, C3 पैरेलली कनेक्ट है, उन सबका कैपेसिटेंस सेम नहीं है, तो इसी वजह से उसमें जो चार्ज की वैल्यू है वो भी क्या होगी डिफरेंट होगी। सो V सेम हो गया, चार्ज की वैल्यू क्या होगी डिफरेंट। अब मैं इसका इक्विवेलेंट निकालती हूँ। चार्ज डिफरेंट है, इसका मतलब जो टोटल चार्ज Q है वो किसके इक्वल है, दिस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो बस अब वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा Q CV, तो C इक्विवेलेंट इंटू V तो सेम है, Q1 की जगह C1 V, Q2 की जगह C2 V, Q3 की जगह हमारे पास C3। तो यहां से C इक्विवेलेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई C इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट टू सम ऑफ ऑल दी कैपेसिटर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। तो सीरीज और पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फिर इसके बाद हम इसके डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो हमारे पास स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, और ये जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टाइप है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि मान लो ये दो कैपेसिटर्स हैं जिसको हमने 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरड, दूसरा है 3 माइक्रोफैरड, कनेक्ट कर दिया 12 वोल्ट के साथ। क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, थर्ड है हमारे पास फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C1 एंड C2, फोर्थ है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तो देखो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये दोनों देखो किस में है, सीरीज में है। सीरीज में है तो मैंने बताया था कि फॉर्मूला हम यूज करते हैं 1/C1 प्लस 1/C2। तो हम यहाँ से C इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला भी देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर दो पैरेलल में है तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पे हमने किया C1 मल्टीप्लाई C2 दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 प्लस 3 सो 18/9 विच इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरड। सेकेंड है हमारे पास फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब मुझे चार्ज निकालना है। सो चार्ज निकालने के लिए मुझे क्या देखना है, Q। सो Q किसके इक्वल है, C मल्टीप्लाई बाय V। सो C की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, V कितना है 12, सो दिस इज इक्वल्स टू 24 माइक्रो कूलम। थर्ड हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस V1 दिस इज इक्वल्स टू Q बाय C1। सो चार्ज कितना है 24, C1 कितना है 6, सो हमारे पास है 4 माइक्रोफैरड। और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी Q बाय C2। सो 2
24/3, so which is equals to 8 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। सो एनर्जी स्टोर्ड के लिए स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला किया दैट इट इज इक्वल्स टू Q²/2C। सो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24 इंटू 24 अपॉन 2 मल्टीप्लाई C। सो C की वैल्यू हमारे पास कितनी है जिसपे 3 माइक्रोफैराड पे निकालना है। सो ये 12 3 4, so your answer will be equals to 96 माइक्रोफैराड है तो 10 to the power minus 6 जूल इज द आंसर। तो सेम इसी टाइप से क्वेश्चन हम पैरेलल से रिलेटेड भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं तब कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये है एक ये कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर, ये 3 कैपेसिटर्स हैं। हमने इसको कनेक्ट कर दिया 4 वोल्ट की बैटरी के साथ। अब ये हमारे पास है 1 माइक्रोफैराड, ये है हमारे पास 2 माइक्रोफैराड और यहाँ पे ये मेरे पास है 3 माइक्रोफैराड। क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सेकंड हमारे पास है चार्ज इन ईच कैपेसिटर। थर्ड है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है और फोर्थ हमारे पास है एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अब हमारे पास है 1 2 और 3, ये तीनों हमारे पास किसमें है स्टूडेंट्स, पैरेलल में। सो पैरेलल का रिजल्ट में हमारे पास हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को क्या कर देते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, C इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड। दूसरा है हमारे पास चार्ज इन ईच कैपेसिटर। अब हमें चार्ज निकालना है, मींस क्यों निकालना है। तो देखो बच्चे पैरेलल में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। सो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी कितना होगा 4 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी कितना होगा 4 वोल्ट। सो अब मुझे चार्ज निकालना है। सो चार्ज की वैल्यू क्या है Q। सो Q किसके इक्वल होता है, CV। तो यहां से निकाल लो Q1 1 इंटू 4, सो 4 माइक्रोकूलम। यहाँ पे निकाल लो Q2, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज निकालो तो पैरेलल में चार्ज का डिवीजन होता है। सो यहाँ पे कितना है 2 इंटू 4 विच इज 8 माइक्रोकूलम। सो Q3 चार्ज कितना है 3 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 12 माइक्रोकूलम। तो तीनों पे अक्रॉस चार्ज आ गया। फिर थर्ड है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। सो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा 4 वोल्ट ओनली, जितना ये है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। सो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है 1/2 CV²। बस सारी वैल्यूज को पुट कर दो, 1/2 C इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 6 इंटू 4 इंटू 4। राइट, सो ये हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास पैरेलल के केस में। तो अब हमारे पास देखो एक क्वेश्चन की एक टाइप बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास सीरीज और पैरेलल दोनों कंबाइंड क्वेश्चन है। तो देखो हमने किस तरीके से किया, जैसे मान लो कि ये मेरे पास है इधर और एक ये हमारे पास है 12 माइक्रोफैरड, ये है हमारे पास 3 माइक्रोफैरड, ये है हमारे पास 20 माइक्रोफैरड। ए बी हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया 2 माइक्रोफैरड। क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। सो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस स्टूडेंट्स निकालना है तो देखो ये 3 और ये 2, सबसे पहले हमें ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। तो अगर पैरेलल में दिख रहे हैं तो इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे, तो देखो 3 और 2 पैरेलल में तो 5 माइक्रोफैरड हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट देखो डायग्राम ऐसे बन जाएगा। अच्छा, जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो बच्चों, उसको एक बैटरी एज्यूम कर लो कि उसको बैटरी से कनेक्ट कर लो, जैसे इस तरीके से। तो हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड। अब ये 3 और 2 ये हमारे पास किसमें है, पैरेलल में। सो अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5। सो ये हो गया 5, 12, 5 और 20 ये किसमें हो जाएंगे, सब सीरीज में। तो हमारे पास 1/c इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/12 प्लस 1/5 प्लस 1/20। तो यहाँ से c इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, अगर वो डायरेक्टली सीरीज पैरेलल लगा के सॉल्व करना चाहोगे तो वो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होंगे। सो उसके लिए हमारे पास एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। सो वायर कनेक्शन प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, ये ए 2 और ये 3। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, और सबका कैपेसिटर स्टूडेंट्स हमारे पास है सी एंड सी एंड सी। तो देखो वायर कनेक्शन प्रॉब्लम में हमें करना क्या होता है, देखो ये हमें डायरेक्टली वायर से कनेक्ट है, ठीक है। तो जब हम उसको डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब इसमें कोई ऑपोजिशन नहीं हो रहा। इसका मतलब कि जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही पोटेंशियल ये होगा, दे आर एट द सेम पोटेंशियल। ये बात ध्यान रखना कि अगर एक ऐसी वायर है जिसमें ना कोई कैपेसिटर है ना कोई रेजिस्टर है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट कनेक्ट है, तो उस क्वेश्चन को अप्रोच करने का मेथड ये होता है कि जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका होगा। तो पहले क्वेश्चन को ऐसे कर लो, या फिर कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकालना है, सो उसको कनेक्ट कर दो स्टूडेंट्स बैटरी से। ठीक, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, सो हमारे पास ये V ये 0, तो इसका पोटेंशियल क्या है V, तो इसको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, इसका पोटेंशियल भी V, ये 0 0 और इसका पोटेंशियल भी 0। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन V एंड 0। तो इस V और 0 में कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, C, कैपेसिटेंस C। फिर V और 0 में से कितना है C, फिर V और 0 में से कितना है C। तो अब हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तीनों किस में हो गए बच्चे, पैरेलल में। सो हमारे पास C इक्विवेलेंट क्या कर जाएगा, इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो आंसर कितना आ जाएगा, 3C। सो दैट्स योर आंसर। तो अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की जो इक्वी पोटेंशियल से सॉल्व होंगे, कि जहां पे हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हाँ इसका और इसका पोटेंशियल हमारे पास सेम है।
राइट। सो ये हमारे पास थी वायर कनेक्शन प्रॉब्लम की टाइप। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुम ट्राई कर सकते हो। इन केस किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है कि हमें नहीं समझ आ रहा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, सो दैट यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, राइट। और हमारे पास नेक्स्ट है स्टूडेंट इससे रिलेटेड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की डिटेल हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी करेंगे, जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक। अब उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्वेश्चन है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का। क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, 1 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, ए, और यहाँ पे है मेरे पास बी। अब देखो हमारे पास क्या है, ये 1 3 2 6 चेक करना होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में रेशियो मेथड। रेशियो इन द सेंस, देखो 1 और 3, इसका रेशियो कितना है, 1:3। फिर ये 2 और 6, 2:6, तो ये भी कितना हो गया, 1:3। तो स्टूडेंट्स, अगर रेशियो हमारे पास सेम होता है, सो इस 4 माइक्रोफैरड का कोई यूज नहीं है, इसको डायरेक्टली रिमूव कर दो या भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ था भी। कब, इसी मेथड को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। इसकी डिटेल, इसका प्रूफ हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करेंगे, बट यहाँ पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये 1 और 3 हमारे पास किस में है, रेशियो 1:3, ये 1:3। तो इसके बीच में से हमारे पास कुछ भी करंट पास नहीं होगा, या सिर्फ इसको भूल जाओ सिर्फ अभी के लिए। सो अब हमारे पास ये देखो, इसको भूल जाओगे तो ये 1 और 3 किस में दिखेगा, सीरीज में, ठीक है। तो इसका सीरीज सॉल्व करोगे, सो क्या आ जाएगा, C1 एज्यूम कर लो, 1 × 3/1 + 3 विच इज इक्वल्स टू 3/4। फिर ये 2 और 6, ये भी किस में है, सीरीज में। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2। सो 2 × 6/2 + 6 8। सो ये कितना हो गया, 3/2। अब वापस में ये आपस में कितने हो जाएंगे, पैरेलल में। सो पैरेलल में हो जाएंगे, मतलब हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ये 3/4, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 3/2, ए एंड बी। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरे पास पैरेलल में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड। सो 3/4 + 3/2। सो हमारे पास C इक्विवेलेंट हमारे पास कितना हो गया, 4 6। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 9/4 विच इज इक्वल्स टू 2.2 माइक्रोफैरड। सो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के मेथड से, कि जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, कि हमारे पास दो, जस्ट अ मिनट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास इससे से रिलेटेड करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही। कैपेसिटर 2 3, ये हमारे पास कैपेसिटर,
ये पॉइंट है हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी, पोटेंशियल डिफरेंस V एंड 0। देखो अब क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, सबका कैपेसिटेंस हमारे पास वही है C एंड C एंड C। सो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन को करने के लिए सेम वही मेथड यूज करेंगे जैसे मैंने अभी कॉमन पोटेंशियल का बताया और हमने किया पोटेंशियल डिफरेंस का। जस्ट अ मिनट, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस सिस्टम नाउ। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है, ये है V, ये है मेरे पास 0। सो इस पॉइंट ये पोटेंशियल भी हमारे पास कितना हो गया V, ये 0 है, ऐसे ऐसे जाओगे तो इसका पोटेंशियल 0, तो मतलब यहाँ पे भी 0 ले लो, B ले लो, 0 ले लो, डजेंट मैटर। अब देखो यहाँ पे अब मैं V नहीं ले सकती हूँ। V क्यों नहीं ले सकती हूँ बच्चे, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे कैपेसिटर दिख गया, तो इसका मतलब दे आर नाउ नॉट एट द सेम पोटेंशियल। ये V है, सो लेट सपोज कर लो कि हमारे पास इसका पोटेंशियल कुछ एज्यूम कर लो y, ये 0, यहाँ पे आओगे इसका पोटेंशियल अब 0 नहीं है तो इसको एज्यूम कर लो x। सो अब मेरे पास पूरा सर्किट किस किस के बीच में बन रहा है, एक पॉइंट V, 0, x एंड देन y। अब इसके बीच में मेरे पास एक पॉइंट बन रहा है जिसको हम इक्विवेलेंट सर्किट से ड्रॉ करेंगे। सो अब देखो ये V और ये x में कितना कैपेसिटर है C, ये कितना है C। फिर ये x और y में कितना है C, सो x और y में भी कितना हो गया C। फिर ये देखो ये y और ये 0 में कितना है C, सो y और 0 में कितना है C। फिर देखो उसके बाद ये v और ये y, इसमें कितना है C, सो v और y में भी कितना है C। फिर ये हमारे पास है x, ये है 0, इसमें भी कितना है C। सो ये मेरे पास रीड्रॉ करके सर्किट बन गया। अगर क्वेश्चन को उस सर्किट से सॉल्व करोगे सो दैट क्वेश्चन विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। सो बेटर टू स्टार्ट विद दैट दिस मेथड मीन्स उसको क्वेश्चन को अप्रोच करने का मेथड समझो कि जब भी क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखे तो उसको ब्रेक कर लो। ब्रेक करने का मेथड क्या है, अलग अलग पॉइंट्स एज्यूम कर लो, सर्किट को रीड्रॉ कर लोगे तो सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट भी बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो अब मेरे पास यहाँ पे देखो ये C, 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 C एंड C, ये दोनों मेरे पास किस में है, यहाँ पे सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा C इंटू सी अपॉन C प्लस C। सो C स्क्वायर बाय 2C विच इज इक्वल्स टू C बाय 2, और यहाँ पे ये भी कितना है C बाय 2, राइट। फिर उसके बाद ये C बाय 2 C और ये C बाय 2, ये हमारे पास किस में हो जाएगा, सीरीज में। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करोगे, C बाय 2 C और C।
Just a minute, students. Yeah, now fine. So अब यहाँ पे C/2, C और C/2 ये हमें किस में दिख रहे हैं? सीरीज में. So सीरीज सॉरी पैरेलल में. So पैरेलल में हमारे पास किस में हो जाएगा? That C इक्विवेलेंट मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? C/2 plus C plus C/2. So C equivalent here it will be equals to 2C. So that will be the C/2 plus C. So 2C will be the final answer. So इस टाइप के क्वेश्चन. अच्छा ठीक है, सॉरी देयर इज सम मिस्टेक नाउ. ये हमारे पास थोड़ी होगा ऐड. क्यों नहीं होगा ऐड? देखो ये C इसका और इसका रेशियो, ये हमारे पास 1:1 होगा ना. इसका मतलब इसका तो कोई यूज ही नहीं है, राइट? ऐसे समझो ये हमारे पास कितना आया सॉल्व करके इधर C/C. सो इनका रेशियो कितना है? 1:1. इसका मतलब इसका तो कोई यूज ही नहीं है. तो ये C/2 और ये C/2 हमारे पास किस में हो गए? पैरेलल में. सो C/2 प्लस C/2. सो आंसर विल बी इक्वल्स टू C. So that's your final answer to find the equivalent capacitance, right? So students, ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट है सीरीज, जिसमें हमने कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिस्कस कर लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, और कैपेसिटर के जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आते हैं जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं तो वो हमारे पास कंप्लीट है. अब इससे रिलेटेड और जो सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उसको ट्राई कर सकते हो, और अगर इनकेस कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स. ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे. बाय, हैव अ नाइस डे.